हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज एट 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो थिंकर्स हुए, थिंकर्स का इमर्जेंस हुआ, तो उन्होंने दुनिया में रहकर किस तरह से चीजों को समझा और समझ करके फिर अपनी एक अलग दुनिया बसाई। ठीक है, दुनिया बसाई का मतलब किस तरह से वो सोसाइटी में रह करके चीजों को समझेंगे और लोगों को एक सही रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, तो हम एक बहुत लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू। हम देखेंगे कि कौन कौन से थिंकर्स कहां कहां से इमर्ज होते हैं और कौन कौन सी थिंकिंग्स उन्होंने लोगों को बताई, जिसके बिहार पर लोग उनके फॉलोअर्स बनते चले गए और लोगों के अंदर या सोसाइटी के अंदर एक चेंज देखने को मिला। ठीक है, तो हम ये पूरा चैप्टर क्या करने वाले हैं, इसी वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थिंकर्स, बिलीव्स और बिल्डिंग काफी लेंथी चैप्टर है, समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो एक लॉन्ग जर्नी, किसकी लॉन्ग जर्नी, मैंने अभी कहा ना कि हम बड़ी यात्रा पर जाने वाले। किसकी बड़ी यात्रा पर? हम समझेंगे कि ये जो थिंकर्स होंगे, फिलोसफर्स होंगे, ये वर्ल्ड में रहते हुए, यानी कि संसार में रहते हुए चीजों को समझेंगे, सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे और जो चीज उनको गलत लगती है उनको क्या करेंगे, ये उनको रिफॉर्म करेंगे और कुछ ऐसा चेंज लेकर आएंगे जो पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत सालों से जो रूढ़ी रीति रिवाज चलते आ रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग जो है इस चीज से परेशान हो गए थे कि वो जो फॉलो कर रहे हैं इन रिवाजों को, उनसे कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। तो कोई ऐसा रास्ता दिखाने वाला आ जाए जिससे कि उनका जो जीवन है, उनकी जो लाइफ है, वो एक सच्चे और एक अच्छे मार्ग पर चलने लग जाए। तो इसी तरह का वो लोग क्या करेंगे, थिंकिंग लेकर आएंगे और लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे अपनी थिंकिंग से, अपने विचारों के थ्रू। देयर आइडियाज वर कंपाइल्ड एज द, तो उनके जो आइडियाज होंगे, उनकी जो थिंकिंग्स होंगी, वो ऑरली भी होंगी और रिटर्न भी होंगी, जिससे हमें उनके बारे में पता चलेगा। अब जैसे उन्होंने शिक्षाएं दी लोगों को, जैसे जैसे उन्होंने बताया अपनी टीचिंग्स के थ्रू, तो उन टीचिंग्स को कंपाइल किया जाएगा, उनके ऊपर बुक्स लिखी जाएगी, सभी को उस पर मेंशन किया जाएगा उनकी टीचिंग्स को, और उनको पढ़ करके फिर हमें पता चला कि इनकी थिंकिंग्स और आइडियाज ये थे। ठीक है, चलिए उसके बाद करते हैं द सोर्सेज दैट द हिस्टोरियन यूज द रिकंस्ट्रक्ट द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑफ द आइडिया बिलीफ, इंक्लूडिंग द बुद्धिस्ट, जैनास, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट एक्सेट्रा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा कि ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट थे, मनुस्मृति थी, वो थे आपका धर्मसूत्र थे, धर्मशास्त्र थे, तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही थी। रामायण महाभारत पे भी ऐसे ही। तो इनमें जो रूल्स फॉलो किए जाते थे वही सोसाइटी में लागू किए जाते थे। अब ये जो थिंकर्स आएंगे ये क्वेश्चन करेंगे, वेदों पर क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करेंगे कि जो ब्राह्मणों ने ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट इनको मिले, तो उन पर ये क्वेश्चन करेंगे कि ऐसा क्यों है कि अगर कोई पूजा पाठ नहीं करता है तो क्या उनको किसी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा? अगर पूजा पाठ करेंगे तभी जाकर के उनको बेनिफिट मिलेगा, या बलि नहीं देते हैं, पूजा पाठ के बाद में बड़े बड़े हवन यज्ञ करवाए जाते थे, जानवरों की बलि दी जाती थी, तो क्या ऐसा ना करने से क्या इंसान को मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या इंसान के लिए कोई ये जो इसमें बेनिफिट नहीं होगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये लोग करेंगे सोसाइटी से। ठीक है, और क्या किया जाएगा फिर? ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो अब हम करेंगे क्या इसमें? हम करेंगे इसमें कि जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो बेसिकली हमने समझ लिया है कि क्या क्या चीजें हो रही थी, किस तरह से थिंकर्स आएंगे, अपने आइडियाज के लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो भोपाल की ये जो बेगम है, ठीक है, जिनका रूलिंग पीरियड बताया गया है 1868 से और 1901, इनका नाम है शाहजहां बेगम। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने भी, और इनकी जो सक्सेसर थी सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, ये कौन थी? ये शाहजहां बेगम थी। और इनके जो सक्सेसर मतलब इनको जब रिप्लेस करके या इनकी डेथ के बाद में जो इनकी सक्सेसर बनी, उन्होंने काफी जो है वो डोनेशन दिया सांची स्तूपा को प्रिजर्व करने में। क्यों दिया? क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर थी। ये आइडिया किसने दिया? तो ये आइडिया दिया था किसने? ये आइडिया दिया था जॉन मार्शल ने। आगे हम पढ़ेंगे जॉन मार्शल के बारे में भी। तो किस तरह से सांची स्तूपा, जो कि हमारे देश की धरोहर है, यूरोपियंस उनको लेकर जा रहे थे, तो उनसे उनको बचाना था। तो बचाने के लिए क्या किया जाएगा? उसको कुछ ना कुछ प्रिजर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्टिफिकेशन की जाएगी, ताकि लोग, ये यूरोपियंस है, हमारे देश की धरोहर को बाहर ना लेकर जाएं। और सांची स्तूपा हमारे देश की धरोहर थी, इसको वो लोग ना लेकर जाए, तो इसके प्रिजर्वेशन के लिए उन्होंने काफी डोनेशन दिया, काफी पैसा खर्च किया और इसको प्रिजर्व किया, एक म्यूजियम बनाया, उसको फोर्टिफाइड किया, तब जाकर ये हमारी कंट्री में रह गया था। अब हम करेंगे थिंकर्स, बिलीफ एंड ट्रेडिशन।
ठीक है। थिंकर्स कौन होंगे बच्चे? ये फिलोसफर्स होंगे जो सोसाइटी में एक तरह का चेंज लेकर आएंगे, ठीक है। लोग अब इन पर विश्वास करने लगेंगे, ठीक है। जो पुराने जो रीति रिवाज चल रहे थे उनसे निकल करके एक नई दिशा की तरफ, एक नए डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और तभी से फिर क्या करेंगे, नए नए ट्रेडिशन जो है वो आने लगेंगे, राइट। तो हम इसमें पढ़ेंगे बौद्धिज्म के बारे में, जैनिज्म के बारे में, ब्राह्मणिकल तो चल ही रहा था, ठीक है, वो जो मनुस्मृति और ये ब्रह्मसूत्र ब्रह्मशास्त्र वाला चल ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ में काफी नए नए रिलीजन्स का भी इमर्जेंस होगा। तो कौन कौन से फिलोसफर कहां से इमर्जेंस होती है उनकी, यहां पर हम देखने वाले हैं। मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई सॉ द इमर्जेंस ऑफ द थिंकर सच एज द, यहां से क्वेश्चन आता है हर बार। ज़ाराथुस्ट्रा कहां से थे? ये सारे फिलोसफर्स हैं बच्चे जो सोसाइटी में चेंज लेकर आएंगे, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग भागों से, अलग अलग हिस्सों से थिंकर्स का इमर्जेंस होगा और वो सोसाइटी में एक तरह का चेंज लेकर आएंगे अपने आइडियाज के थ्रू। तो ज़ाराथुस्ट्रा कहां से थे? ईरान से थे। कॉन्गजी ये कहां से थे? चाइना से थे। सुक्रेत, प्लेटो और अरस्तो ये ग्रीस से थे। और लॉर्ड महावीरा और गौतम बुद्धा इंडिया से थे। तो ये कौन थे? ये सुकरात थे, प्लेटो थे, अरस्तो थे, लॉर्ड महावीरा और गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीरा। तो ये अलग अलग कंट्री से इनकी इमर्जेंस होगी और ये सोसाइटी में चेंज लेकर आएंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ द जॉन मार्शल। जॉन मार्शल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? ठीक है, हमने इनको तो पढ़ लिया कि थिंकर्स थे, ये सोसाइटी में चेंज लेकर आएंगे, लेकिन व्हाट अबाउट जॉन मार्शल? इनका क्या रोल था? मैंने भी बताया ना कि शाहजहां बेगम और जो उनकी जो सुल्तान जहां बेगम उनकी सक्सेसर थी, उन्होंने सांची स्तूपा को प्रिजर्व किया। ये बात, सांची स्तूपा है और वो हमारे देश की धरोहर है और बहुत ही एंशिएंट बिल्डिंग है। किसी को नहीं पता था इसके बारे में, सांची स्तूपा के बारे में। तो सबसे पहले जॉन मार्शल को जब पता चलता है, क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, इनको पता चलता है कि यार हमारे यहाँ पर जिस एरिया में वो एक्सकवेशंस कर रहे थे वहां पर एक बहुत पुरानी बिल्डिंग पाई गई। और जब इस पर रिसर्च की गई, पता चला कि तो सांची स्तूपा है जो बहुत पहले जो है बनवाया गया था, राइट। तो उसको प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था। तो क्यों करना बहुत जरूरी था? तो जॉन मार्शल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है यहां पर देखेंगे। द रूलर ऑफ द भोपाल शाहजहां बेगम एंड हिज सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड अ मनी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशिएंट साइट स्तूपा, सांची स्तूपा। नो वंडर दैट द जॉन मार्शल डेडिकेटेड हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑन सांची टू सुल्तान जहां। तो जब जॉन मार्शल को पता चलता है कि बहुत ही एंशिएंट बिल्डिंग है, तो इस पर रिसर्च करके और इस पर ना बुक लिखते हैं और वो बुक रिप्रेजेंट करते हैं किसको? सुल्तान जहां बेगम को, शाहजहां बेगम को। जब उन्होंने पढ़ा उसको तो वाकई में लगा कि इतनी पुरानी बिल्डिंग है और ये हमारे देश की धरोहर, तो इसको बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। शी फाउंडेड, अब ये जो सुल्तान जहां बेगम थी, ठीक है, इन्होंने फाउंड किया, तो इनको क्या पाया कि द म्यूजियम दैट वाज बिल्ट देयर एज वेल एज द गेस्ट हाउस वेयर ही लिव्ड एंड रोट द वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स का मतलब होता है उसकी बुक्स। तो वहां पर उनको रहने का एक प्लेस उनको बताया गया, मतलब उनके लिए एक रहने का इंतजाम किया गया कि तुम यहाँ पर बैठकर इस पर और ज्यादा रिसर्च करो, इसका पता लगाओ कि किसने बनाया था, कैसे बनवाया था, इसके पीछे की सारी हिस्ट्री हमें बताओ, ठीक है। तब जाकर हम क्या करेंगे, इस पर कुछ वर्क करते हैं। तो जॉन मार्शल ने ऐसे ही किया, उसके साथ में मतलब सांची स्तूपा के साथ में ही कुछ अपना रेस्ट हाउस बना दिया गया, वहां पर बैठकर वो सारी चीजें रिसर्च करते थे, लिखते थे। तब जाकर पूरी इंफॉर्मेशन सांची स्तूपा को दी गई, कहां? सुल्तान जहां बेगम को। शी फाउंडेड दैट द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स। तो जब इन्होंने अपनी बुक्स लिख ली, फिर इन्होंने उसको पब्लिश किया। किसने? सुल्तान जहां बेगम ने। तो शी ऑल्सो फाउंडेड द पब्लिकेशन ऑफ द वॉल्यूम्स सो इफ द स्तूपा कॉम्प्लेक्स हैज सर्वाइव्ड। उन्हीं के कंट्रीब्यूशन से ये सांची स्तूपा हमारी कंट्री में सरवाइव कर पाए, अदर तो वहां से ये ले जाते। कौन? यूरोपियन ले जाते। क्योंकि ये जो सांची स्तूपा था ना, इसके स्ट्रक्चर्स वाकई में बहुत ज्यादा यूनिक थे और ये यूरोपियंस की नजर लगातार उस पर पड़ रही थी कि हम इनके स्ट्रक्चर्स को लेकर के और हम अपने यूरोप में लेकर जाए, इसको म्यूजियम में रखें, ताकि बाहर से विजिटर्स इसको देखें कि काफी यूनिक और एंटीक पीस है ये। और इनसे उनकी क्या होती थी? इनकम होती थी। तो जो चीज जितनी यूनिक होगी, एंटीक होगी, तो मार्केट में वैल्यू उसकी उतनी ही ज्यादा होती है, एज यू नो वेरी वेल, राइट। नेक्स्ट करेंगे थिंकर बिलीव्स और बिल्डिंग में सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। अभी सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस क्या होता है? देखो, अभी हमने क्या किया, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े हवन यज्ञ वगैरह करते थे। हवन यज्ञ करने के बाद में जानवरों वगैरह की बलि भी दी जाती थी और ये बहुत टाइम तक चलता रहा था। आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा ना। तो ये बहुत टाइम तक चल रहा था। लोग परेशान हो गए थे, फेडअप हो गए थे कि उनको ये सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिल रहा था। बहुत ज्यादा परेशान थे वो अपने जीवन से, कोई ऐसा रास्ता
देखना चाहते थे, कोई ऐसे रास्ते पर चलना चाहते थे जो उनके लिए सही हो, सच्चा हो, अच्छा हो। तो ये सारी चीजें कौन दिखाएंगे? ये थिंकर ही उनको दिखाएंगे। तो क्या बताया कि सैक्रिफाइस ट्रेडिशन जो बहुत पहले चलता आ रहा था उसके बारे में बात करेंगे। देयर वर द सेवरल ट्रेडिशन ऑफ द थॉट्स, बहुत सारे ट्रेडिशन हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में चल रहे थे, पुराने जो रीति रिवाज थे, ठीक है। बिलीव्स एंड प्रैक्टिस इंक्लूडिंग द अर्ली वैदिक ट्रेडिशन, तो इनके साथ साथ में वैदिक ट्रेडिशन के साथ साथ में काफी सारे दूसरी एक्टिविटीज भी लोग कर रहे होंगे, विच वर नोन एज द ऋग्वेदास, ठीक है। तो जिनको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया और उसी के अकॉर्डिंग लोग पूजा पाठ अपनी किया करते थे, उसी के अकॉर्डिंग लोग अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज किया करते थे। इट कंपाइल्ड, ऋग्वेद को कब कंपाइल किया गया? यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ऋग्वेद को कंपाइल किया गया 1500 टू 1000 बीसी में ऋग्वेद को कंपोज किया गया। और कहां पर किया गया? मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, ऋग्वेद को कंपोज किया जाएगा जो इंदस रिवर होगी, ठीक है, जो इंदस रिवर होगी। याद करो जो आर्यंस आए थे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में, एक रीजन ये भी तो था ना कि आर्यंस के आने से उन्होंने सबको मार दिया और खुद वहां पर सेटल्ड हो गए। तो जो लोगों का ग्रुप होगा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद, जहां पर लोगों ने सेटलमेंट अपनी स्टार्ट करी, रीस्टार्ट हुई सारी चीजें, तो लोगों का ग्रुप कहीं कहीं रहने लगेगा जिनको जनपद बोलेंगे। अब यही लोग जो नदियों के किनारे रहेंगे, इंदस रिवर और उनके ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहेंगे, अब यही क्या करेंगे? यही क्या करेंगे? इनके आसपास में, नदियों के आसपास में बैठकर ऋग्वेद को कंपोज किया जाएगा। कब कंपोज किया जाएगा? 1500 टू 1000 बीसी के अंदर। मेनी आइडियाज इन द उपनिषद वर, उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद होता है गुरु के समीप बैठकर ली हुई शिक्षा। लोग क्यूरियोसिटी, मतलब लोगों के अंदर ना क्यूरियोसिटी थी लाइफ के रियलिटी को जानने के लिए, तो वो लोगों के ऋषि मुनियों के आश्रम में जाया करते थे, वहां से शिक्षा दीक्षा लिया करते थे, अपने गुरुजी से पूछते थे कि लाइफ की रियलिटी क्या है, गुरुजी उनको बताया करते थे, ठीक है। लेकिन ये सभी के लिए तो, जो लोग आश्रम में जाएंगे, जो गुरुजी से बातें करेंगे, पूछेंगे, उनसे शिक्षा लेंगे, ये सिर्फ थोड़े ही लोगों को पता चलेगी। लेकिन सभी लोगों को कैसे पता चलेगा? ये चीजें बाद में पता चलेगी कि मैनी आइडियाज फाउंड द उपनिषद सी दैट द पीपल वर क्यूरियस अबाउट द मीनिंग ऑफ द लाइफ। मतलब लाइफ को जानने की कोशिश करेंगे कि लाइफ है क्या, लाइफ में रहते हुए हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि हमें ये जो बार बार आने जाने का चक्कर है ना, ये जो जन्म मरण का चक्कर है, इससे हमारा पीछा छूट जाए और हम क्या करें, हम या तो परमानेंट ही यहां पर रह जाए या फिर एक बार मरने के बाद हमारा दूसरा जन्म ना हो। तो ये क्यों होता है, ये रीबर्थ क्यों होता है, या फिर डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, नहीं होती है, तो ये सब जानने के लिए वो लोग क्या करेंगे? उपनिषद वगैरह को रीड आउट करेंगे, गुरुजियों के पास जाएंगे, ये सब चीजें जानने के लिए। पीपल ऑल्सो बिगिन द क्वेश्चनिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफाइस ट्रेडिशन। लोग क्वेश्चन करने लगेंगे कि ये जो बलि प्रथा है ये क्यों होती है, हवन यज्ञ क्यों किए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उनको समझ में आ रहा था कि ऋग्वेद में ये सारी चीजें मेंशन की गई है कि हवन यज्ञ करने से देवता खुश होते हैं और वो हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलने लगती है, हमारी लाइफ में सुख शांति आने लगती है। इतना तो पता था, लेकिन उन लोगों का क्या, जो बेचारे गरीब थे, इतने बड़े बड़े हवन यज्ञ नहीं कर सकते थे, और नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो पाप के भागी बन जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के मन में चल रहे थे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही चीजें जानने के लिए अब डिबेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है, डिबेट होना स्टार्ट होगी। और ये डिबेट कहां होगी, ये डिबेट होगी कहां पर, कुटाग्रशाला के अंदर। डिबेट कहां होगी, कुटाग्रशाला के अंदर ये सारी की सारी डिबेट हो जाएगी। अब ये कुटाग्रशाला क्या होती है मैम, ये तो हमें पता ही नहीं है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन द 64 सेक्ट ऑफ द स्कूल ऑफ द थॉट। अब देखो, जहां पर जैसे आप लोग स्कूल जाते हो, स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, ऐसे ही ना बुद्धिस्ट टेक्स्ट होंगे जो बौद्धिज्म की टीचिंग्स को जगह जगह पर उनको जो है वो लोगों को बताया जाएगा। तो पर्टिकुलर एक प्लेस बना दिया जाएगा, स्कूल टाइप में, मतलब इंस्टीट्यूशन टाइप में प्लेस बना दिया जाएगा। वहां पर लोग जाते थे, उनकी बातों को सुनते थे, मतलब जो भी मॉन्क्स वगैरह होते थे, टीचर्स होते थे, बुद्धिस्ट टीचर होते थे, उनकी बातों को सुना करते थे और इस तरह से अपनी लाइफ में उसको एप्लीकेबल किया करते थे, तो अप्लाई किया करते थे। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन द 64 और द स्कूल ऑफ द थॉट टीचर्स ट्रेवल फ्रॉम वन। अब ये टीचर्स किसको बोला गया है, टीचर्स बोला गया है जो बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर चुके थे, बौद्धिज्म की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार चुके थे। ये लोग होंगे जिनको टीचर्स कहा जाएगा। ये लोग लोगों को गांव-गांव, गली-गलियों में जाकर के लोगों को अब अपने सेरेमन्स, अपने उपदेश देना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि लोग इन्फ्लुएंस होंगे और इनके फॉलोअर्स बनते चले जाएंगे, राइट। तो कन्विंस वन प्लेस टू अनदर एज वेल एज
lay the persons about the validity of the philosophy or the understood the world, कि वर्ल्ड को हमें समझना है। अगर हम संसार में रह रहे हैं तो संसार की चीजों को हमें समझना पड़ेगा। समझ करके हम अपनी लाइफ को किस तरह से सुधार सकते हैं, किस तरह से अच्छा बना सकते हैं, किस तरह से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें बताएंगे टीचर्स उनको। सो डिबेट जो होती थी वो क्या होती थी, वो कुटाग्रशाला में होती थी। डिबेट का मतलब समझते हो ना, एक तरफ से क्वेश्चन किए जाएंगे, दूसरी तरफ से आंसर आएंगे, फिर दूसरी तरफ से क्वेश्चन किए जाएंगे तो पहली तरफ से आंसर आएंगे। जो डिबेट होती थी, क्वेश्चन किया जाएगा। अभी ये क्वेश्चन करेंगे लोग कि ऐसा क्यों होता है, सेक्रीफाइस क्यों किए जाते हैं, ये हवन यज्ञ वगैरह क्यों किए जाते हैं, ठीक है, और क्या लाइफ डेथ के बाद भी कोई लाइफ होती है, रीबर्थ क्या होता है। अब इनके क्वेश्चन का जो आंसर देंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे, वो आंसर देंगे। तो इस तरह की जो डिबेट होती थी, बहस होती थी, वो कुटाग्रशाला के अंदर होती थी। कुटाग्रशाला क्या होती थी, कुटाग्रशाला इस तरह की एक पॉइंटेड रूफ होती थी। पॉइंटेड रूफ होती थी इन ग्रोव्स, इमली के पेड़ होते हैं ना, उनके बीचों बीच वो बनी होगी। वहां पर रस्टर्स आएंगे, उनकी डिबेट को सुनेंगे, कौन जीता कौन हारा, किसकी बात को माना जाएगा, किसकी बात को नहीं माना जाएगा। तो जो बात में अपनी में जीत जाता था उनकी बात को मान लिया जाता था, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, इन ग्रोव्स वेयर मेडिकेंट द हॉल्टेड। तो इस तरह की कुटाग्रशाला बनी होती थी, यहां पर लोग जाकर के डिबेट वगैरह किया करते थे और डिबेट में जो सही कंक्लूजन निकलता था उसी को ही मान लिया जाता था सही, ठीक है। तो बियॉन्ड एंड वर्ल्डली प्लीजर द मैसेज ऑफ महावीरा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लॉर्ड महावीरा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लॉर्ड महावीरा जो है वो कौन थे, इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। तो द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैनिज्म वाज, अब ये कौन होंगे, ये फिलॉसफर ही तो होंगे ना। अभी मैंने बताया ना कि डिबेट होती थी, डिबेट होने के बाद जो जिसकी बात को मान लिया जाता था और जो बहुत सारे लोग उनकी बात को एग्री कर लेते तो वही बात मान ली जाती थी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे कि जो फिलोसफर्स होंगे, थिंकर्स होंगे, उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया में जैनिज्म की। जैनिज्म बौद्धिज्म से पुराना है, ठीक है। तो जैनिज्म की बात करेंगे तो द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैनिज्म वाज, क्यों मैंने इसको कहा कि बौद्धिज्म से पहले था, क्योंकि लॉर्ड महावीरा से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे। बहुत ही पुराना ट्रेडिशन था। ये तो क्या थे, 24 नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक है। तीर्थंकर कौन होते हैं, तीर्थंकर वो होते हैं जो लोगों को इस संसार रूपी भवसागर से पार लेकर जाएंगे, उनको तीर्थंकर कहा जाता है, ठीक है। तो द बेसिक फिलॉसफी ऑफ द जैनिज्म, जैनिज्म की जैनियों की बेसिक फिलॉसफी क्या थी, किसके सिद्धांत पर ये लोग ज्यादा फोकस करते थे, अहिंसा पर फोकस करते थे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो जैनस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द नॉर्थ इंडिया, तो पहले ये नॉर्थ इंडिया में आ चुका था, क्योंकि इनसे पहले कह रहे हैं ना कि बिफोर द बर्थ ऑफ द वर्धमान, वर्धमान किसको कहा जाएगा, लॉर्ड महावीरा को, क्योंकि इनसे पहले 23 जो है वो तीर्थंकर आ चुके होंगे, 23 तीर्थंकर आ चुकेंगे, ठीक है। 23 तीर्थंकर आ चुके होंगे और ये कौन से होंगे, 24 नंबर के होंगे, ठीक है। 23 तीर्थंकर आ चुके होंगे और ये कौन से होंगे, ये 24 नंबर के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जैनिज्म दैट द एंटायर वर्ल्ड, इनका जो एक बेसिक आइडिया होगा ना वो क्या होगा, ये लोग बताते थे, लोगों को बताते थे कि पूरा संसार जो है वो एनिमेटेड है। मतलब लोगों को बताते थे कि संसार में जो इंसान आया ना उसको जाना भी पड़ेगा, आना जाना ये जो लगा रहता है, एनिमेशन सी तो होती है, कार्टून वगैरह में आप देखते हो ना कि किस तरह से वो मूव करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो ऐसे इंसान होता है, इंसान संसार के अंदर आता है और थोड़ी जो भी उनका जो जीवन काल होगा उसमें क्या करेंगे, एक्टिविटीज करके फिर वो वापस उनकी डेथ हो जाएगी, वापस वो मर जाएंगे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, उनका रीबर्थ होगा। तो ये जो जनन मरण का चक्कर है ना, यही बताएंगे जैनिज्म लोगों को। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज इन द जैनिज्म इज द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन द स्टोर, ये बताएंगे कि सभी में लाइफ होती है, इवन रॉक्स में भी लाइफ होती है, वाटर में भी लाइफ होती है, ठीक है। और किस में लाइफ होती है, रॉक्स में होती है, स्टोन में होती है, वाटर में होती है, मतलब हर एक चीज में लाइफ होती है। अब बोलोगे मैडम पत्थर में कहां लाइफ होती है, सुनो, इनका कहने का क्या मतलब है, जैसे एक स्टोन है ना, स्टोन हो गया, रॉक हो गई, ठीक है, कोई भी ले लीजिए आप, ठीक है। तो वो क्या, हालांकि वो हजारों लाखों सालों तक एक ही जगह पर रहती है, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना, हजारों लाखों करोड़ों साल बीत जाने के बाद हवा से या मिट्टी से जो वो कटती है, नीचे से साइड से कटती है, तो एक ना एक दिन तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना। ऐसे ही वाटर है, वाटर जब तक फ्लो कर रहा है, रिवर के अंदर फ्लो कर रहा है, तो कभी ना कभी, चाहे हजारों करोड़ों लाखों साल हो जाए, कभी ना कभी तो उसका पानी भी खत्म हो जाएगा, है ना, मतलब वो सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, जैसे हमने हड़प्पा में पढ़ा था।
तो सबके अंदर लाइफ होती है, ये वाला जो है पॉइंट इनका माना जाएगा। ठीक है, सो नॉन इंजरी, वो मैंने क्या कहा, ये लोग अहिंसा पर ज्यादा फोकस करते थे। ठीक है, अहिंसा, ठीक है, वैसे इसको इंग्लिश में एम लिखा जाता है, अहिंसा लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको अहिंसा लिखना आप। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, नॉन इंजरी द लिविंग बीइंग स्पेशली ऑफ द ह्यूमन एनिमल्स। तो ये अहिंसा पर ज्यादा फोकस करेंगे। याद रखना, अहिंसा पर तो सभी कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये सबसे ज्यादा अहिंसा पर फोकस करते हैं। आपने भी देखा होगा कि कई बार ना, ये जो आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर के क्लोथ्स जो पहने होते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर के जो क्लोथ्स पहने होते हैं, ये क्यों पहने होते हैं, मुंह पर पट्टी बांध कर रखते हैं, पैरों में स्लीपर्स नहीं पहनते हैं, है ना, और फिर सनसेट के बाद ये लोग खाना नहीं खाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये अहिंसा पर बहुत फोकस करते हैं। इनका मानना है कि जब हम बोलते हैं, बातें करते हैं, तो काफी सारे जर्म्स हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडी में, वो किल हो जाते हैं। अगर हम स्लीपर्स पहनते हैं तो चलने से बहुत सारे जो छोटे छोटे जीव होते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, वो हमारे स्लीपर्स के नीचे आकर मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। ठीक है, और जो सनसेट के बाद ये खाना नहीं खाते, इसका भी रीजन है कि बहुत सारे हवा में ना, मतलब जब डार्कनेस होती है तो हवा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ना जर्म्स आ जाते हैं, और जब जैसे हम खाना खाएंगे तो फिर वो हमारे खाने के साथ अंदर चले जाएंगे और वो किल हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, मुंह पर पट्टी बांधते हैं, सनसेट के बाद खाना नहीं खाते हैं। तो इनके अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स होंगे अपने अपने। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म। तो ये जैनिज्म जो है वो कैसे स्प्रेड होगा देखना। तो नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि 23 महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर आ चुके थे, और ये जैनिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करेंगे, है ना। तो जैनिज्म को लोग क्यों अडॉप्ट करने लगे थे, क्योंकि इनकी जो टीचिंग्स थी, इनमें जो बलि प्रथा होती थी, पूजा पाठ होता था, घंटों घंटों पूजा में बैठना होता था, अंधविश्वास जो करते थे लोग, झाड़ फूंक में ज़्यादा विश्वास रखते थे, जादू टोना में ज़्यादा विश्वास रखते थे, लोगों को इनसे अब परे करेंगे, लोगों को इन झंझटों से दूर लेकर जाएंगे। तो पहले ये आया था तो लोग इनके फॉलोवर्स बने थे। तो इसमें द स्प्रेड ऑफ द जैनिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक द बौद्धिस्ट। तो बुद्धिस्ट की तरह जैनिज्म भी इंडिया के काफी सारे पार्ट्स में फैलेगा। ठीक है, हमारे इंडिया में राजस्थान में एक वो है, बहुत बड़ा टेंपल है जैनियों का, नाम लिखकर बताना मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो जैना स्कॉलर्स प्रोड्यूस द लिटरेचर इन द वेराइटी ऑफ द लैंग्वेज लाइक द प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। अब इनकी जो टीचिंग्स होंगी ना, वो काफी सारी भाषाओं में लिखी जाएगी, लोगों की लोकल लैंग्वेज में लिखी जाएगी। देखो सिंपल सी बात है कि अगर लोगों की लोकल लैंग्वेज में कोई बुक लिखी जाती है तो लोग ज्यादा उसको कनेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये जो जैनियों की जो बुक होगी ना, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाएगी, प्राकृत में लिखी जाएगी, संस्कृत में लिखी जाएगी और तमिल में लिखी जाएगी। तो लोगों को जिस भाषा में समझना होता था उसमें समझ लेते थे और इनको कनेक्ट करते थे, मतलब इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते थे और इनको अडॉप्ट कर लेते थे। सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स, कुछ इस तरह के अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स होंगे, मतलब स्टोन स्कल्पचर्स का मतलब होता है पत्थर की मूर्तियां बनाना। आपने भी जैनियों के बहुत सारे टेम्पल्स बने होते हैं, उसमें देखा होगा ना, पत्थर की मूर्तियां बनी होती है, गेट पर भी बनी होती है, अंदर भी बनी होती है। तो ये क्या करेंगे, स्टोन स्कल्पचर्स वहां पर अपने जो इनका वर्शिप प्लेस होता है वहां पर रखेंगे। सम ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन स्कल्पचर्स एसोसिएटेड विद द रिलीजियस ट्रेडिशन वर प्रोड्यूस्ड बाय द डिवोटीज ऑफ द जैनास थिंकर। अब इनके जो डिवोटीज होंगे ना, वो इस तरह के बहुत सारे स्टोन स्कल्पचर्स बनवा करके और उनको स्प्रेड करेंगे। मतलब कि जैसे फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे, लास्ट के कौन थे, लास्ट के लॉर्ड महावीरा थे। तो ये सारे के सारे 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। जो इनके डिवोटीज होंगे, इनके भक्त होंगे, इनके फॉलोअर्स होंगे, वही लोग इनके स्टोन स्कल्पचर्स बनवा करके इस तरह से उसको स्प्रेड करेंगे, राइट। द बुद्धा एंड द क्वेस्ट ऑफ अलाइनमेंट। तो अब हम बात करते हैं किसकी, बौद्धिज्म की बात करेंगे। तो बौद्धिज्म जैनिज्म से बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। इनके जो रूल्स थे, इनके जो नियम थे, वो जैनियों से बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े से कठिन कम थे, है ना। उनके तो ज़्यादा थे क्योंकि वो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ये भी करेंगे अहिंसा पर, लेकिन इतने कठोर, इतने जो रिजिड जो रूल्स बनाए जाएंगे इसमें नहीं होंगे, इसलिए लोग इनके ज़्यादा फॉलोवर्स बन जाते हैं। सिंपल सी इनकी ना वो होती थी, थिंकिंग होती थी। देखो पूजा पाठ वगैरह पर ये विश्वास नहीं करते थे कि मूर्तियाँ रखो, तुम मूर्ति, भगवान की मूर्ति रख के और फिर उस तरीके से 2-2, 3-3 घंटे तुम भगवान का ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो, आरती करो, हवन यज्ञ करो। ये इनका जो होगा, इनका सिस्टम
अलग ही होगा, जैनिज्म और बौद्धिज्म का। तो ये सिर्फ क्या करेंगे, ये लोगों की सोच को चेंज करेंगे, लोगों की सोच को चेंज करेंगे, ना कि उनको भगवान की तरह से वर्शिप करने के लिए बोलेंगे। इनकी टीचिंग्स लोगों को समझ में आएगी, अच्छी लगेगी, तब जाकर लोग इनके फॉलोवर्स बनेंगे। ठीक है, तो सिद्धार्थ क्या था, इनका बचपन का नाम था, और उनका क्या था, उनका चाइल्डहुड नेम था वर्धमान। वॉज द सन ऑफ द, अब ये जो सिद्धार्थ हैं जो बाद में बुद्ध कहलाएंगे, गौतम बुद्ध कहलाएंगे, तो ये इनके जो फादर थे वो शाक्य क्लान के हेड थे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको यानी कि गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाएगा। यहां से भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज शाक्य मुनि, तो आंसर विल बी गौतम बुद्धा। ठीक है, तो इन द सर्च ऑफ द ट्रूथ ही एक्सप्लोर। तो आपको भी पता है कि इन्होंने एक हमारा एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है कि इन्होंने जीवन के 4 बिटर ट्रूथ देके, 4 बिटर ट्रूथ देके, जिनकी वजह से इनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है और इनका माइंडसेट भी चेंज हो जाता है कि यार मुझे जानना है, सच्चाई जाननी है। तो आपने भी देखा होगा 4 बिटर ट्रूथ इनमें से कौन से थे। तो एक तो था कि फर्स्ट था कि उन्होंने जब ये अपने रथकार के साथ, अपने चैरिएटर के साथ जाते हैं कि मुझे जो है बाहर की दुनिया देखती है। अच्छा, इससे पहले एक और वो दिया हुआ है कि इनको ना, इनके फादर जो थे वो राजा थे, मैंने भी बताया ना कि शाक्य क्लान के क्या थे, हेड थे। ठीक है, शाक्य क्लान के हेड थे, और हेड होने की वजह से मतलब एक राजा ही थे। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म होता है तो विद इन मतलब 13 या 14 डेज के बाद इनकी मदर की डेथ हो जाती है। फिर इनकी जो फॉस्टर मदर थी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है, इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ही इनको नर्चर किया, इनका पालन पोषण किया, और जैसे धीरे धीरे ये बड़े होते हैं तो वैसे वैसे इनमें समझ आती रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि इनके राज्य में ना बहुत सारे साधु बाबा आते हैं, उनका ग्रुप आता है पूरा। तो फिर इनके जो फादर थे, राजा थे, तो उन्होंने साधुओं को बुलाया, घर पे खाना वाना खिलाया, भोजन करवाया। तो उनमें से जो पहुंचे हुए साधु थे, उन्होंने कहा, राजा ने पूछा कि बताओ मेरे बेटे का भविष्य क्या है। तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा ना, थोड़ा सा उनको ध्यान से देखा कि आपका बेटा या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। अब सम्राट की बात सुन करके तो राजा खुश हो गए थे, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट के बाद उन्होंने जैसे ही सुना कि बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा तो थोड़े से दुखी हो जाते हैं। इसलिए मेरा बेटा संसार के कोई दुख ना देखे जिसकी वजह से इसका माइंडसेट चेंज हो जाए, तो उन्होंने घर में ही सारे इंतजाम करवा दिए गए थे। हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरे बच्चे को किसी तरह का कोई भी दुख ना हो, तो उसके लिए हर फैसिलिटीज़ को जुटाने की कोशिश करते हैं, है ना। आपके भी करते होंगे, है ना। तो ऐसे ही इनके फादर ने महल के अंदर ही ना सारे इंतजाम करवा दिए गए थे। तो जैसे जैसे अब ये बड़े होते हैं, समझ आने लगी, तो फिर ये एक दिन इनके फादर जो वहाँ से कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं किसी काम से, तो इन्होंने अपने चैरिएटर से कहा, अंकल अंकल मुझे ले चलो ना, मुझे बाहर की दुनिया देखते हैं। अंकल ने कहा कि नहीं, क्योंकि उनको अलाउंस नहीं थी। अंकल थोड़ी देर में आ जाएंगे, प्लीज़ चलो ना। तो उन्होंने क्या किया, चैरिएटर को लेकर के और जाते हैं, और जंगल की तरफ जैसे जाते हैं उसी रास्ते से, तो पहले इनको एक बॉडी दिखाई, डेड बॉडी दिखाई देती कि उन्होंने पूछा चैरिएटर से ये क्या है, कि इंसान जब आता है इस संसार में तो वो जाता भी है, मतलब उसकी डेथ भी होती है। क्यों होती है भाई, ये रूल है। फिर थोड़ी सी दूर जाते हैं, फिर उनको एक कोढ़ी दिखाई देता है, ठीक है, जो जिसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा मतलब पिंपल्स बने हुए थे, मतलब पिंपल्स इन द सेंस कि कुछ लिक्विड सा उनके अंदर निकल रहा था, तो उसको बहुत पेन हो रहा था कि ये क्या है, शरीर है तो उसमें रोग भी होंगे। फिर थोड़ी दूर जाते हैं तो देखते हैं कि एक बूढ़ा लकड़ी के सहारे, कमर झुकी हुई, और वो धीरे धीरे चल रहा है कि ये क्या है, शरीर होगा तो बुढ़ापा भी आएगा। फिर 4 जो बिटर ट्रूथ देखता है वो क्या है, कि एक सन्यासी जो मस्त मौला एकदम मगन होकर के राम नाम लेकर के पूरे जंगल में अपना भजन करते हुए जा रहा है, कि ये क्या है, ये सन्यासी है। ये इतना खुश क्यों है, बाकी के 3 इतना दुखी क्यों है। उन्होंने कहा कि ये सन्यासी है, इसको दीन दुनिया से कोई खबर नहीं है, ये ना मतलब फैमिली, बच्चे, कमाना, ये करना वो करना कुछ नहीं है, ये मस्त मौला है, ये है, और ये इसके साथ इसके भगवान है, ठीक है। और क्या करता है कि इसको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये खुश है। तो जैसे ही वो बात उन्होंने सुनी कि ये सन्यासी इतना खुश क्यों है, तो बस वो बात स्टक कर जाती कि मुझे भी यही बनना है। और घर आकर के आधी रात के, अमावस्या की टाइम जो है वो आधी रात का टाइम था, इन्होंने क्या किया, घर छोड़ दिया। अच्छा, इससे पहले इनके फादर ने एक काम और कर दिया था कि बचपन में इनकी छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी थी, शादी की थी तो बीबी हो गए, बच्चे हो गए, ठीक है। अब वो अपने बेटे राहुल को छोड़ करके, सोते हुए दोनों को छोड़ करके, और वो घर से निकल जाते हैं सच की तलाश में, कि मैं जानूंगा कि ऐसा क्यों होता है, और उस सच को जानने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, ठीक है।
तो ये पूरा का पूरा था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि ही मेडिटेटेड द सेवरल डेज, तो उन्होंने बहुत मतलब दिनों तक वो घूमते रहे, भटकते रहे, ऋषि मुनियों के पास गए, लाइफ की रियलिटी को जाना। उन्होंने कहा कि शरीर है तो बुढ़ापा क्यों आता है, रोग क्यों होते हैं, कमर क्यों झुकती है, ठीक है, और इस तरह से हम मरते क्यों हैं। तो जहाँ जहाँ पर ये अपने क्वेश्चंस को पाना चाहते थे, अपने क्वेश्चन का आंसर लेना चाहते थे, वो सेटिस्फैक्ट्री उनको आंसर नहीं मिला, जिसकी वजह से वो थोड़े दिन बाद क्या करते हैं कि कोई भी मज़ा नहीं आया, मुझे जो चाहिए थी, जो चीज़ मुझे आंसर चाहिए था, वो उस तरह का आंसर मुझे नहीं मिला। तो ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मैं खुद ही अपने सेल्फ एफर्ट से मेडिटेट करके और मैं इस चीज़ का पता लगाऊंगा, सच का पता लगाऊंगा कि लाइफ की रियलिटी क्या है, और मेडिटेशन पर बैठ जाते हैं। और एट लास्ट इनको क्या होता है, बोध गया बिहार में इनको अलाइनमेंट अटेन हो जाती है, जिसके बाद से ये बुद्ध कहलाने लगे। और बुद्ध का लिटरल मीनिंग होता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड। क्या मीनिंग होता है, लाइट ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की, ठीक है। तो बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी, द बुद्धास टीचिंग्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड। तो बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, देखो गौतम बुद्ध के जो है वो लाइफ टाइम और उनके लाइफ मतलब उनकी डेथ के बाद भी बौद्धिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ता है ना। ये जो सीन है ये अजंता, ठीक है, ये जो सीन है ये अजंता की गुफाओं का सीन है, ठीक है। अजंता केव्स में जो अंदर की दीवारों पर जो चित्रकारी की गई है ना, तो जब गौतम बुद्ध घर छोड़ रहे थे तो घर छोड़ने के उसको सिंबलाइज किया गया है किससे, एक हॉर्स से, ठीक है। तो जैसे हॉर्स भागता है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करता है, तो ऐसे ही इनके घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, इनसे हॉर्स से इनको सिंबलाइज किया जाता है। और ये सीन अजंता की गुफाओं में डिपिक्टेड है, ठीक है। तो द बुद्धा's teaching have been reconstructed from the story found mainly in the सुत्त पिटक। अब क्या किया कि गौतम बुद्ध के रहते उनकी जो वर्बली जो टीचिंग थी, वो लोगों को वर्बली बताया करते थे ना, मौखिक बताया करते थे, उपदेश दिया करते थे। तो लोगों ने क्या किया, इनकी डेथ के बाद इनके फॉलोवर्स ने इनकी टीचिंग्स की अलग बुक बना दी, जिसको कहा जाता है सुत्त पिटक, ठीक है। और संघ में रहने के लिए रूल रेगुलेशंस जो बनाएंगे वो क्या करेंगे, एक बुक में लिख देंगे जिसको कहा जाएगा विनय पिटक, ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा, विनय, ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा, विनय पिटक, ठीक है। विनय पिटक में क्या होगा, संघ के रूल रेगुलेशंस दिए होंगे। अब ये संघ क्या होता है मैं भी बताती हूँ, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, विनय पिटक, जिसमें रूल्स वगैरह होंगे। एक होगा अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक जो है वो फिलोसफिकल मैटर से रिलेट करता है, अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक। तो ये 3 पिटक थे, इन 3 पिटक से ही पूरा का पूरा बौद्धिज्म के बारे में लोग जान पाते हैं। द बौद्धिज्म टीचिंग्स हैव बीन reconstructed from the story found mainly in the Sutta Pitaka. According to the Buddhist philosophy, the world is transition. तो बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या कहती है कि उन्होंने भी वैसे बताया कि ये जो वर्ल्ड है ये एनिमेटेड है, ठीक है, मतलब आना जाना लोगों का लगा रहता है। एंड कंस्टेंटली द चेंजिंग इन दिस द ऑल्सो सोललेस अनंता, ठीक है, अनंता एज देयर नथिंग द परमानेंट इन द इटर्नल इट। ये क्या कह रहा है, अनंता का मतलब होता है कि इस संसार में, गौतम बुद्ध कहा करते थे कि इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। ये मत सोचो कि हम दुनिया में आ गए हैं तो हम अमर हैं, हम कभी मरेंगे ही नहीं, हमारी कभी डेथ ही नहीं होगी। तो जो चीज दुनिया के अंदर है, XYZ कुछ भी है इस संसार के अंदर, अगर वो बनी है तो वो खत्म भी होगी, वो डिस्ट्रॉय भी होगी। ये पेन है, ये इसको जब बनाया तो बहुत अच्छा था, फिर धीरे धीरे अब इसकी लाइफ खत्म हो रही है ना, तो एक दिन आएगा जब ये टूट फूट जाएगा तो इसकी भी लाइफ खत्म, ठीक है। ऐसे इंसान है, ऐसे इंसेक्ट है, ऐसे एनिमल्स है, ईच एंड एवरीथिंग जो भी कुछ संसार के अंदर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। उसके बाद बताया गया कि संसार जो है वो कंस्टेंटली चेंज होता रहता है। संसार में इंसान आता है तो उसमें चेंजेस होते रहते हैं। पहले इंसान जो होगा जब पैदा होता है इस तरीके का होता है, फिर वो धीरे धीरे क्रॉलिंग करने लगता है, अपने पैरों पर खड़े होने लगता है, फिर वो यंग होता है, फिर यंग से फिर वो बुढ़ापे की तरफ जाता है, और बुढ़ापे की तरफ जाता है तो फिर उनकी टिकट कट जाती है, यमराज जी आते हैं और फिर उनको लेकर चले जाते हैं, है ना। यही ऐसे ही चेंजेस होते हैं ना। तो उन्होंने सारी चीजों को बताया है। द बुद्धिस्ट एम्फसाइज द इंडिविजुअल एजेंसी एंड द राइटियस एक्शन। देखो हमेशा याद रखना कि जो बुद्धिस्ट होंगे वो हमेशा राइट एक्शन पर, गौतम बुद्ध भी कहते थे कि राइट एक्शन करो, यानी कि हमेशा अच्छे कर्म करो, अच्छे अच्छे काम करो, जिससे तुम्हारा ये जन्म भी, आने वाला जन्म भी, पीछे सब कुछ अच्छा हो जाएगा अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो सौरो, उन्होंने क्या कहा, ये जो सौरो होता है ना, दुख होता है, ये क्या है, ये दुख हमें क्यों मिलता है,
दुख मिलता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, है ना। दुख हमें इसलिए मिलता है कि जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो चीज़ हमें नहीं मिलती है, जिसकी वजह से हमें दुख होता है। अब आप टारगेट लेकर चल रहे हो कि मेरे 95% मार्क्स आने चाहिए, और उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो 95 के बजाय 90% मार्क्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा दुख होता है। आप पापा से कहते हो कि पापा मुझे बाइक चाहिए, आप पापा से कहते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मम्मी से कहते हो ये चीज़ चाहिए। अब कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि नहीं भी लेना होता, तो फिर दुख होता है, वो चीज़ नहीं मिलती हमें। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार ही क्या है, ये दुखों का कारण है, और जब तक हम इन संसार में रहेंगे दुख हमारे अंदर आते रहेंगे, और दुख से, इन इच्छाओं से, इच्छाओं को कंट्रोल करना, दुखों से निपटारा करना, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अपनी इच्छाओं को कम कर दो। तुम जब तक अपनी इच्छाओं को अपने साथ लेकर चलोगे, तुम्हारे अंदर ना कोई शांति नहीं होगी, तुम सुखी नहीं रह सकते हो, तुम्हारे अंदर ना कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो अगर तुम वाकई में सुखी होना चाहते हो तो पहले अपनी इच्छाओं को काबू में करो। तुम्हारा मन कर रहा है कि वो बाइक जा रही है, यार कितनी सुंदर बाइक है ना, तुम्हारा मन कर रहा है कि यार उसने कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तो काश मेरे पास ये ड्रेस होती, वो गाड़ी जा रही है, काश मेरे पास ये गाड़ी होती, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब तक इच्छाएं हमारे साथ है हम सुखी नहीं रह सकते। तो इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उनसे थोड़ा सा दूर जाना होगा, राइट। तो और वो दूर जाकर हम उससे कैसे दूर जा सकते हैं, वो होगा सेल्फ इंडल्जेंस से। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब तक हम अपने आप में सेल्फ एफर्ट नहीं करते किसी चीज के लिए, सेल्फ एफर्ट नहीं करते किसी चीज के लिए, तो जब तक हम जो है वो सुखी नहीं हो सकते। जैसे गौतम बुद्ध ने कई ऋषि मुनियों के पास गए अपने क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए, लेकिन नहीं मिला। उन्होंने खुद से सेल्फ एफर्ट किया ना, मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के बाद तब जाकर उनको सच की प्राप्ति हुई थी। तो कहते हैं ना कि जब तक, देखो इंसान के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन इच्छाएं उतनी ही रखो जितनी फुलफिल हो सकती हैं। जीने के लिए जितनी हमें रिक्वायरमेट होती है, सिर्फ हमारे पास में वही चीजें होनी चाहिए, वही सोर्सेज होने चाहिए, बाकी तो सब एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा थिंग्स है, राइट। तो The Buddhas emphasize the individual agency and the right action। तो ये याद रखना, गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे कि राइट एक्शन करो, हमेशा अच्छे कर्म करो, एज मीन एस्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ द, और यही जो चीज होगी यही तुम्हारे जो अच्छे कर्म होंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अच्छे कर्म यानी कि सत्कर्म, ठीक है। ये जो आपके अच्छे कर्म होंगे यही आपको इस रीबर्थ के साइकिल से छुटकारा दिला सकते हैं, और सेल्फ एफर्ट से आप जो है वो निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर आपने सेल्फ एफर्ट से, अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, उन चीज़ों को जान रहे हो, तब जाकर जो खुशी आपको मिलेगी रिजल्ट आने के बाद में, उसके तो कोई, कहते हैं ना कि उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धास। तो बुद्धा फाउंडेड द संघा। अब देखो पहले क्या होता था कि गौतम बुद्ध के रहते तो कोई भी ऐसा संघ वगैरह नहीं बनाया गया था। तो फिर क्या किया कि गौतम बुद्ध के एक बहुत ही फेवरेट पीपल थे, मतलब स्टूडेंट थे, जिसका नाम था आनंद, ठीक है, जिनका नाम क्या था, आनंद था। तो आनंद उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, और उनके एडवाइस पर उन्होंने कहा कि गुरुजी हम सिर्फ मैन को ही संघ में क्यों अलाउ करते हैं, है ना, तो वुमेन्स की भी एंट्री होनी चाहिए। अब ये संघ क्या होता है, संघ वो होता है जो बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, और जो अपने सांसारिक बंधनों से निकल करके और बौद्धिज्म के पूरी तरीके से अपनी लाइफ जो है वो बौद्धिज्म को जो है वो दे चुके होते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाएगा, बुद्धा फाउंडेड द संघा। तो गौतम बुद्ध क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। ये क्या होता है, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉन्क्स। तो ये मॉन्क की ऑर्गेनाइजेशन होंगी, मॉन्क्स का ग्रुप होगा जो संघ में रहेगा, और जो लोगों को गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को बताएंगे, ठीक है, लोगों को गाइड करने का काम करेंगे। हु ऑल्सो बिकम द टीचर्स ऑफ द धम्मा। दीज मॉन्क्स लिव्ड, अब ये जो इनमें रहते थे ना, तो इनके ना कुछ रूल्स होते थे, संघ में रहने के कुछ रूल्स होते थे। वो किसमें, मैंने अभी बताया कि वो सारे के सारे रूल्स जो हैं वो विनय पिटक में मेंशन किए जाएंगे, विनय पिटक में उसको लिखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से उनको अपनी लाइफ वहाँ पर लीड करनी पड़ती थी कि बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले जो भी बौद्धिज्म को अपना चुका होता था और जो मॉन्क बन चुका होता, संघ में रहता था, उसको अपना हेड शेव कराना होता था, गेरुआ रंग के कपड़े पहनने होते थे, ठीक है। और उनको ना सुबह एक मॉर्निंग में एक बॉल दिया जाता था, उस बॉल में शाम तक जितनी भिक्षा आएगी उतना ही उनके लिए सफिशिएंट होता था। उनको एक्स्ट्रा बॉल नहीं दिया जाता था कि चलो एक भर गया तो फटाफट से जा करके दूसरा बॉल लिया है, नहीं। बहुत मतलब जो ये जो होंगे मॉन्क्स
होंगे जो भिक्षा मांगते टाइम ना 3 मंत्र बोला करते थे। कौन से? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो जब इनके बोल भर जाया करता था भिक्षा से, तो सब आकर के अपने बोल में से जितना जिसको भोजन मिला इकट्ठा करके सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। किसी को कम मिला, ऐसा नहीं कम मिला है तो वो कम ही खाएगा, नहीं, सबको इकट्ठा करके और फिर वो सबको इक्वली बांट दिया करते थे। ठीक है, तो आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने फीमेल की भी एंट्री स्टार्ट कर दी और जो फर्स्ट फीमेल डिसाइपल बनी थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। ये पहली भिखुनी बनी थी और इसके बाद से वुमेन की एंट्री स्टार्ट हो जाती है। मैनी वुमेन हु एंटर्ड द संघा बिकम द टीचर्स, तो वो टीचर्स बन चुकी थी, लोगों को गौतम बुद्ध की टीचिंग्स बताया करती थी। एंड वेंट ऑन टू बिकम द थियरीज, और फिर उन्होंने थियरीज वगैरह भी लिखी और रिस्पेक्टेड। और ये कौन होती थी? ये थियरीज होती थी। थियरीज का मतलब होता है वो वुमेन जो कि बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर चुकी थी और अपने सेल्फ एफर्ट से ज्ञान की प्राप्ति कर चुके थे, लेकिन मोक्ष अभी नहीं बताया है, वो अपने ज्ञान को दूसरों को बांट रहे थे। ठीक है, बांट रही थी, तो ऐसे वुमेन्स की ना सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मानी जाती थी, बहुत रिस्पेक्ट करते थे लोग। ठीक है, तो ऑन टू बिकम द थियरीज और द रिस्पेक्ट, तो थियरीज को क्या कहते हैं? रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन द लिबरेशन, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी होती है। राइट, अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट करेंगे फॉलोवर्स ऑफ बुद्धा। गौतम बुद्ध के फॉलोवर्स ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि काफी सारे जगहों पर भी क्या होगा? बौद्धिज्म तेजी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, और लोग ज्यादातर इनके फॉलोवर्स क्यों बनेंगे? दे वर डिससैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टेंस रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड कंफ्यूज्ड बाय द रैपिड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम। ये जो डेली जो चेंजेस हो रहे थे ना सोसाइटी के अंदर, और जो रिजिड जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए थे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इन्हीं परेशानियों से दूर होने के लिए इन्होंने बौद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में कि उन्होंने लोगों ने क्यों बौद्धिज्म को ज्यादा अडॉप्ट किया या उनके फॉलोवर्स क्यों इतनी तेजी से बढ़े? दे वर डिससैटिस्फाइड, यानी कि पीपल वर डिससैटिस्फाइड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द रिलीजियस प्रैक्टिस, क्योंकि धर्म के नाम पर ना काफी सारी एक्टिविटीज करवाई जाती थी, परेशान हो गए थे लोग। अंधविश्वास, जादू टोना, बलि प्रथा देना, हवन यज्ञ कराना, घंटों घंटों तक जो है वो मेडिटेशन करना, इस तरीके से लोग ना इन चीजों से दूर आना चाहते थे, इसलिए और वो उनको रास्ता मिल गया था बौद्धिज्म का। बौद्धिज्म स्प्रेड द कंट्रीज लाइक द, कहाँ कहाँ फैलता है ये? तिब्बत में, बर्मा में, श्रीलंका में, इंडो चाइना, माल्या, ठीक है, और मलेशिया होगा, ठीक है, और फिर चाइना होगा, जापान होगा, अफगानिस्तान होगा, एंड इन एडिशन टू द इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पर जो बौद्धिज्म होगा वो स्प्रेड होगा। बिल्डिंग एट द आर्किटेक्चर, अब देखो इनको वो करने के लिए लोग इनकी डेथ के बाद इनको एक तरह से वर्शिप करने लगेंगे, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के लिए वो रास्ता दिखाया, लोगों को वो रास्ता दिखाया जो जिसकी मतलब बहुत दिनों से लोग सोच रहे थे, कोई ऐसा रास्ता हमें मिल जाए जिससे कि हमारा जीवन सुखी हो जाए और हम भी जो जीवन मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाएं। तो ये रास्ता उनको मिल गया था, तो इस तरह से उनको वर्शिप करने के लिए, लोग उनको याद करने के लिए अब ऐसे प्लेसेस बनाए जाएंगे जहां उनको मेडिटेट किया जाएगा या उनको वर्शिप किया जाएगा। तो बुद्धिस्ट आइडिया एंड द प्रैक्टिस इमर्ज आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अदर ट्रेडिशन, तो अदर ट्रेडिशन की तरह यहाँ पर भी इनकी जो आइडियाज होंगे, इनकी प्रैक्टिस होंगी, तो लोग इनको फॉलो करेंगे। सम ऑफ द आइडियाज प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड द स्ट्रक्चर्स सच एज द सांची एंड अमरावती स्तूपा, और इनको वर्शिप करने के लिए इस तरीके से अमरावती स्तूपा, सांची स्तूपा वगैरह बनाए जाएंगे। लोग यहाँ पर जाएंगे जो बौद्धिस्ट होते हैं और इनको मेडिटेट करेंगे, वहां पर वर्शिप करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं? स्तूपा। ये स्तूपा क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, तो हम इस स्तूपा के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ प्लेसेस के बारे में ऐसे जानेंगे जो उनकी लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर बार क्वेश्चंस आते हैं, मतलब गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड वो प्लेसेस हम यहाँ पर बताने वाले हैं। स्तूपा वर बिल्ट टू कीप द रैलिक्स ऑफ बुद्धा। स्तूपा क्या होंगे बच्चे? स्तूपा वो होंगे जहां पर गौतम बुद्ध के बॉडी रैलिक्स जो होते हैं ना, बॉडी रैलिक्स क्या होते हैं बताओ जरा? बॉडी रैलिक्स क्या होते हैं? बॉडी रैलिक्स वो होते हैं कि उनकी डेथ के बाद जो उनके जो ऐश थी, उनके शरीर की जो राख थी और बोन्स थी और टीथ थे, नेल्स थे, तो उनको ना जैसे वो एक मटके में डाला जाता है ना, तो ऐश के साथ में जहां जहां पर वो रखे गए
तो जहां रखे गए उनके ऊपर स्तूप बनवा दिया गया, ठीक है, उनके ऊपर एक ऐसी बिल्डिंग बना दी गई, एक ऐसा प्लेस बना दिया गया जो उनको याद करने, उनको मेडिटेट करने में लोग वहां पर आएंगे और उनको मेडिटेट करेंगे, इस तरह से वो उनको एक भगवान की तरह से वर्शिप करने लगेंगे, ठीक है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन द सेवरल चैत्यास। अब चैत्यास को थोड़ा सा यहाँ पर रिलेट करके करना, किससे? चिता से, ठीक है, चैत्यास चितास, ठीक है। अब वो चिता किसकी, मतलब वो ऐश किसकी, वो राख किसकी? गौतम बुद्ध की। जो बॉडी रैलिक्स थे ना, जो उनकी बॉडी की शरीर की जो राख थी, उन राख को जहाँ जहाँ पर 8 भागों में थोड़ा थोड़ा रखा गया, वहाँ पर स्तूप बनवा दिए गए, है ना, ताकि मतलब लोग ये याद कर सके कि यहाँ पर गौतम बुद्ध जी हैं और उनको मेडिटेट करते हैं, ठीक है। तो इट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्लेसेस एसोसिएटेड विद द बुद्धा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे प्लेसेस को डिस्क्राइब करती हैं जो कि गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेट करती हैं। गौतम बुद्ध कहाँ बॉर्न होते हैं? लुम्बिनी में। तो वहां पर भी उनका क्या बना दिया गया? एक स्मारक बना दिया गया, एक स्तूप बनवा दिया गया। वेयर ही अलाइनमेंट, जहां पर उनको अलाइनमेंट अटेन हुई, कहां पर? बौद्ध गया में, तो वहां पर बना दिया गया। बौद्ध गया कहां पर है? बिहार में। अभी मैं मैप में दिखाऊंगी। जहां पर उन्होंने फर्स्ट सेरेमनी दिया था अलाइनमेंट अटेन होने के बाद, सारनाथ था, जो कि यूपी में था। तो ये यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया नेपाल, ठीक है। इनका बर्थ लुम्बिनी में, नेपाल में, जहाँ पर इनको अलाइनमेंट अटेन हुई थी बिहार यानी कि बोध गया में। सारनाथ यूपी में इन्होंने अपना फर्स्ट सेरेमनी यानी कि पहला उपदेश दिया था, ठीक है, पहला उपदेश दिया था। और जहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, तो वो कुशीनगर में हुआ था, जो कि यूपी में है। अब थोड़ा सा मैप की तरफ चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके मैप क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ये रहा लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। जहाँ पर इन्होंने अलाइनमेंट अटेन करी थी, ये रहा बोध गया। और बोध गया आपको बिहार में लोकेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपको बोध गया वहाँ पर, बस बिहार में कहीं भी लोकेट कर देना, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाएगा, दैट्स इनफ, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने फर्स्ट सेरेमनी जो दिया था अलाइनमेंट अटेन करने के बाद में, वो दिया था कहाँ? वो दिया था सारनाथ में। और सारनाथ कहाँ पर है? ये रहा सारनाथ। ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है? यूपी के अंदर। जहाँ पर इनकी डेथ हुई थी, यानी कि इनका जो एक कह सकते हो आप, इनकी जो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे, तो वो कहाँ हुए थे? वो हुए थे कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ पर है? ये भी है यूपी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट से बात करते हैं, ठीक है। चलिए, बिल्डिंग एंड स्तूपास। स्तूपा वर बिल्ड थ्रू द डोनेशन मेड बाय द। अब इस स्तूपा को बनाने के लिए काफी सारा पैसा भी तो खर्च किया जाता है ना, तभी तो जाकर स्तूपा बनता है, ऐसे थोड़ी ना बन जाता है। तो स्तूपा को बनवाने के लिए राजा क्या करेंगे? बहुत सारा डोनेशन देंगे। दे वर मेड बाय द गिल्ट एंड द आइवरी। अब उसको सजाने के लिए, उस पर मूर्तियां बनाने के लिए, चित्रकारी करने के लिए क्या करेंगे? आइवरी वर्कर्स होंगे, इस तरह की मूर्तियां बनाएंगे, उनके दीवारों पर ना उसको डिपिक्टेड करेंगे। और इसके अलावा जो जैसे सीमेंट पकड़ाने का काम होता है, ईंटें पकड़ाने का काम होता है, तो ये वहां पर रहने वाले जो भिक्खु भिक्खुनीज होते हैं, मॉन्क्स वगैरह होते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तब जाकर एक स्तूप का निर्माण किया जाता है, राइट। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरा ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर स्तूपा से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है और इस तरह से जब आप उसमें अपना ये डायग्राम बना दोगे ना, वाकई में आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको देखने वाले हैं स्तूपा को। स्तूपा असंस्कृत हीप। स्तूपा को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चे? हीप कहते हैं। हीप क्या होता है? जैसे देखो, ये सरफेस एरिया और उससे कुछ उभरा हुआ पार्ट जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? हीप कहा जाता है। जैसे आपने बैल देखा है ना, बुलक जो होता है, ऑक्स जो होता है, उसके उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम्प बोलते हैं। वैसे तो कैमल के ऊपर आपने देखा होगा, है ना, काऊ हो गए, बफेलोज हो गई। तो कहने का मतलब ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है? हीप कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हीप कहा जाता है। तो द स्तूपा, अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप, ओरिजिनेटेड अ सिंपल सेमी सर्कल। तो ये एक सिंपल, ये हमारा सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया के ये जो सेमी मोल्डेड पोर्शन है ना, यानी कि जो अर्धवृत्ताकार, मैंने क्या कहा? जो अर्धवृत्ताकार होता है, अर्धवृत्ताकार, ये जो अर्धवृत्ताकार जो ये आप पोर्शन देख रहे हो ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अंडा, ठीक है। खाने वाला अंडा नहीं, ये वाला, हालांकि अंडे की शेप में है ये, ठीक है, लेकिन इसको क्या कहा जाएगा? अंडा कहा जाएगा, जो इसको हीप बोला जाएगा, ठीक है।
उभरा हुआ पोर्शन है ना, तो ये क्या होगा, इसको अंडा कहा जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर ना, अंडा के ऊपर इस तरह से एक बालकनी टाइप में कुछ स्ट्रक्चर बना होगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हर्मिका। बालकनी लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, हर्मिका कहा जाता है। और हर्मिका के ऊपर क्या होती है, ये छतरी होती है, हर्मिका के ऊपर छतरी होती है। तीनों समझ में आ गए, यही चीजें आपको बनानी है, ठीक है। आपने क्या किया, इस तरह से सरफेस एरिया बनाया, उसके ऊपर सेमी मोल्डेड पोर्शन ऐसे कुछ किया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बना दिया, इसके ऊपर एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, और उसके ऊपर क्या बना दी, एक छतरी बना दी, ठीक है, उसके ऊपर छतरी बना दी। बस इस तरीके से, मतलब सुंदर तरीके से उसको बना दीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंटेड द अबव द गोड्स। अब ये जो होती है ना, छतरी होती है, तो छतरी के ना अंदर की साइड में, मतलब ये तो ठीक है बाहर का स्ट्रक्चर है, अंदर की साइड में ही क्या होता है, बीच में गौतम बुद्ध के बॉडी रेलिक्स रखे होते हैं, ठीक इसके ऊपर ही छतरी बनाई जाती है, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये प्रदक्षिणा हो गई, जहां पर घूम घूम कर लोग इनके चक्कर, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये वेदिका हो गई, जो रैलिंग होती है ना बाहर, उसको पाथ एक चलने वाला होता है, उसको क्या कहेंगे, वेदिका हो गए। और जिसका गेट होता है, देखो तीन तरफ से, 1 2 3 4 तरफ से क्या है, इसके एंट्रेंस गेट बने हुए हैं, ठीक है। तो विजिटर कहीं से भी आकर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। एंट्री करेंगे, फिर इस तरह से वो पाथ पर चलेंगे, और पाथ पर घूमते हुए फिर वो प्रदक्षिणा लगाएंगे। तो बस इस तरीके से उसको कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमरावती स्तूपा। अमरावती स्तूपा को विजिट किया, ठीक है, विजिट किया किसने, 1854 में वॉल्टर एलिट ने। तो ये कौन थे, वॉल्टर एलिट, जो कि 1854 में कौन थे, ये कमिश्नर थे, कहाँ के, गुंटूर के। ये वही गुंटूर है जहां से हमें कोहिनूर का हीरा मिला था, है ना, याद आया, ये वही गुंटूर है, आंध्र प्रदेश में वो है, एक रॉक है, मतलब माइन है, और यहीं से, इसी माइन से ही हमें अपना कोहिनूर का हीरा मिला था, इंडिया में ही मिला था। मिला तो वो इतना बड़ा था, लेकिन आज वो छोटा सा रह गया, इतना सा रह गया, जो कि इंग्लैंड के पास है ना। इंग्लैंड की महारानी उसको अपने क्राउन में उसको जड़वाया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश गुंटूर के ये क्या थे, कमिश्नर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमरावती को विजिट किया, मतलब अमरावती गए और वहां पर स्तूपा वगैरह को देखा, ठीक है। सो विजिटेड अमरावती, कलेक्टेड द सेवरल स्कल्पचर्स पैनल। अब स्कल्पचर्स क्या होते हैं, जैसे अमरावती, ये जो गेट था ना, ये मैंने अभी दिखाया था ना, ये जो गेट होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको वो कहा जाता है, इनका जो एंट्रेंस गेट होता है, ठीक है। अब इस एंट्रेंस गेट्स में क्या होता है, इस एंट्रेंस गेट में ना इस तरीके से यहाँ बीच में कुछ स्कल्पचर्स बने होते हैं, मतलब पत्थर की जो है मूर्तियां बनी होती है उसी के अंदर, और वो इतने सुंदर तरीके से बने होते हैं ना, कि इसीलिए इस ऐसे स्कल्पचर्स को ही यूरोपियन अपने यूरोप में ले जाना चाहते थे, क्योंकि ऐसी चित्रकारी, ऐसी कारीगरी उनके यूरोप में नहीं की जाती थी, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, जब अमरावती स्तूपा को विजिट किया, अमरावती गए, वहां पर बने स्तूपा की तरफ गए, तो देखा कि एक गेट जो था उनका वो टूट गया था, और उस गेट के टूटने से, इस एंट्रेंस गेट के टूटने से, इन पर जो स्कल्पचर्स बने हुए थे वो भी टूटकर नीचे गिर गए थे, ठीक है। अब वो गिरे हुए पीसेस में से इन्होंने उस एक पीस को उठाया और लेकर चले गए, कहां पर, चेन्नई में, ठीक है। कहां चले गए, चेन्नई में। फिर इस पर रिसर्च की गई, पता चला कि ये तो अमरावती स्तूपा है, जो कि बहुत पहले बना हुआ था और इतना ब्यूटीफुल बना हुआ था, सांची स्तूपा से भी बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ था, इसीलिए इसको सबसे सुंदर मैग्निफिसेंट स्तूपा कहा जाता है अमरावती को, ठीक है। अब आपको बताना है अमरावती कहां पर है, ठीक है। हिंट तो मैंने दे दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है अमरावती स्तूपा कहां पर बनाया गया है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं स्कल्पचर्स, ये होते हैं, देखो फिर एक और आप देख लो, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्कल्पचर्स, ये वाले, ठीक है। ये क्या होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं। देख लो कितनी बारीकी से इसमें कारीगरी की गई है, तो इसमें बहुत टाइम चाहिए होता है और बहुत ज्यादा समझ चाहिए होती है, जो कि यूरोपियंस में ऐसी कारीगरी, ऐसी चित्रकारी नहीं देखी गई थी, इसीलिए उनको ले जाना चाहते थे। स्कल्पचर्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द स्तूपा। अभी जो स्कल्पचर्स थे, इन्होंने स्तूपा से उसको रिमूव कर लिया, मतलब वहां से निकाल लिया, ठीक है। यूरोपियन, बिकॉज किन्ना ने निकाला, ऑल द वे टू यूरोप, बिकॉज दे वर ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल। अगर ये यूरोपियंस इसको लेकर जाते हैं, उनका पर्पस क्या था कि ऐसे स्कल्पचर्स को हम अपने म्यूजियम में लगाएंगे, म्यूजियम में लगाने के बाद दूर दूर से लोग इनको देखने के लिए आएंगे, हम लोग टिकट के पैसे लेंगे, हमारी इनकम होगी, कितना सोच रहे थे, ठीक है। और साथ साथ में ये हमारे म्यूजियम की शोभा भी तो बढ़ाएंगे। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, इसको ले जाना चाहते थे, और इसी को प्रिजर्व करने के लिए सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अपना डोनेशन दे करके, बहुत सारे पैसे डोनेट करके, और इसको प्रिजर्व किया था। नेक्स्ट आता है स्टोरीज इन स्टोन्स। तो जो ये स्तूपास बने थे ना, और जो केव्स वगैरह बनी थी, तो आपने देखा होगा अजंता और अलोरा की जो केव्स होती हैं, उनके अंदर ना बहुत सारे चित्र
चित्रों का वर्णन किया जाता है। मतलब वो जो आर्ट होती है, वो जो स्कल्पचर्स होते हैं या वो जो मूर्तियां डिपिक्टेड हो रखी है उन पर, वो एक तरह से रीडर को ना कुछ लिखा हुआ कंटेंट बताकर बल्कि उसको अपने आप में ही बहुत कुछ बताती हैं। अब जैसे मान लो कि आप कोई पिक्चर देखते हो, ठीक है, मान लो यही पिक्चर देखिए, तो आपको इसमें क्या लग रहा है? इसने कोई लिखा हुआ आपको कुछ बताया तो नहीं है ना। आपको इसको देखकर क्या लग रहा है कि यार कोई जंगल का सीन है, ये जो है इन पर हो सकता है इनसे भीख मांग रहे हो, उनसे कुछ कर रहे हो, कुछ इस तरीके से। इसने तो नहीं बताया ना, आप अपनी समझ से बता रहे हो। तो जो भी हम चीज देखते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ पेंटिंग्स, कुछ जो स्कल्पचर्स होते हैं ऐसे होते हैं जो ना कुछ बोल के हमें बहुत कुछ बता देते हैं। तो जो स्टोरी बताई गई है, मतलब जैसे गौतम बुद्ध के बचपन से लेकर के और उनके महापरिनिर्वाण तक पूरा का पूरा उसको पिक्चराइज किया हुआ है। मूर्तियों के थ्रू उनको बताया गया कि किस तरह से वो बड़े हुए, किस तरह से उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। तो बीच का जितने भी इंसिडेंट हुए वो सारा का सारा मूर्तियों के थ्रू बताया गया है। तो ये जो स्टोन स्टोरीज होती है ना, बहुत कुछ बताती हैं ये। आर्ट हिस्टोरियन स्टडीड द स्कल्पचर्स एट द सांची। जब हमारे आर्ट हिस्टोरियन को सांची के स्कल्पचर्स मिले, मैंने बताया ना स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये जो पत्थर के जो मूर्तियां बनी होती थी उनके एंट्रेंस गेट पर, तो जब सांची के स्ट्रक्चर्स मिले तो उनको स्टडी किया हमारे हिस्टोरियन ने एंड आइडेंटिफाई एज इट सीन फ्रॉम द वसंत तारा जातका। तो इन स्ट्रक्चर्स में क्या पाया गया? सांची के स्ट्रक्चर्स में पाया गया कि उनमें ना स्टोरी बनाकर दी हुई है। मतलब स्टार्टिंग की एक स्टोरी वहां पर बना दिया कि एक बच्चा था, ठीक है, फिर बड़ा होकर वो राजकुमार बना, फिर और बड़ा हो जाता है तो उसको राजा बना दिया जाता है। तो इस तरीके से वो स्टोरी के रूप में पत्थर की मूर्तियों से रीडर को स्टोरी के थ्रू कुछ कन्वे किया गया, मैसेज कन्वे किया गया। तो जब इन्होंने सांची स्तूपा के स्कल्पचर्स को पढ़ा, आइडेंटिफाई दी सीन विद द वसंत तारा जातका, कि ये जो सीन है जो स्कल्पचर्स में बताया गया है ये वसंत तारा जातक के सीन है। वसंत तारा जातक क्या थी? ये एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें बताया गया था कि एक प्रिंस था, राजकुमार था या राजा था, ठीक है, वो अपना पूरा राजपाट इन ब्राह्मणों को देकर, मतलब एक ब्राह्मण को देकर, और हमेशा हमेशा के लिए अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ में जंगल की तरफ निकल जाते हैं और बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि इनकी जो वाइफ थी ना, ये बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर चुकी थी, और ये जो राजा थे आए दिन परेशान रहते थे कि अब राज्य में जो है वो कोई अटैक कर रहा है, राज्य को बचाना है, प्लान करते रहना है, तो बहुत तरह की टेंशन होती है। तो इनकी वाइफ ने एडवाइस किया कि देखो, तुम अगर वाकई में सुखी होना चाहते हो ना, इन संसारिक दुख मोह माया से दूर होना चाहते हो, तो तुम बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर लो, ठीक है। तुम्हें सारी चीजें पहले त्यागनी पड़ेगी, तब जाकर तुम ना एक अंदरूनी खुशी, मतलब तुम्हारी जो आत्मा वाली जो खुशी है ना अंदर से, तुम उसको फील कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो डिसाइड करते हैं कि सारा का सारा राजपाट ब्राह्मणों को देकर और खुद अपने वाइफ और बच्चों के साथ में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। तो इस तरह का सीन जो है वो सांची के स्कल्पचर्स में बताया गया है। सिंबल्स ऑफ वर्शिप, मैनी अर्ली स्कल्पचर्स शो द बुद्धास। तो ऐसा नहीं था कि गौतम बुद्ध को जो है वो भगवान की मूर्ति की तरह वहां पर बिठा करके उनको वर्शिप किया जाता है। तो बहुत मतलब पहले के अगर मैं ट्रेडिशन की बात करूं तो बौद्धिज्म में इनको कैसे वो किया जाता था, वर्शिप किया जाता था। मैनी अर्ली पर फोकस करना है। मैनी अर्ली स्कल्पचर शोज दैट, तो हमें कुछ स्कल्पचर्स ऐसे मिले जो ये शो करते हैं कि गौतम बुद्ध थ्रू द सिंबल्स एंड नॉट इन ह्यूमन बीइंग। तो गौतम बुद्ध को, ठीक है, शो किया गया है एक सिंबल के रूप में, ना कि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में। मतलब उनको एक मनुष्य के रूप में ना दिखा करके वहां पर कुछ सिंबल्स के थ्रू उनको बताया गया कि यहां पर ये गौतम बुद्ध हैं। जैसे कि बताया गया है एन एम्प्टी सीट, एक खाली सीट है। तो खाली सीट का क्या मतलब होता है? इट शोज दैट द मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा एंड स्तूपा वाज मींट टू। तो इसको, ये जो एम्प्टी सीट है, इसको बताया गया है कि एक खाली सीट है, वहां पर गौतम बुद्ध बैठकर मेडिटेशन किया करते थे। कभी उन्होंने अलाइनमेंट अटेन करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो वहां पर बैठे थे, और इस तरह से उसको एम्प्टी सीट के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट होता है कि जो महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी उनको, ठीक है, तो उसको स्तूपा के रूप में दर्शाया गया है। मतलब ये जो स्तूप बनाए गए थे जहां पर उनके बॉडी रेलिक्स को रखा गया था, ये क्या डिपिक्ट करती? उनके डेथ को, यानी कि जब उनकी डेथ हुई थी तो यहां पर हुई थी, ठीक है, तो उनको सिंबल्स के रूप में बताया गया, तो स्तूपा उसका सिंबल बना दिया। अनदर फ्रीक्वेंट यूज सिंबल वाज व्हील। तो एक और सिंबल बताया गया है व्हील, यानी कि पहिया, ठीक है। पहिए को क्या सिंबलाइज किया गया, किसके रूप में सिंबलाइज किया गया है? पहिए को किया गया है धर्म चक्र परिवर्तन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। अब ये धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? धर्म चक्र परिवर्तन होता है कि जो पहले के रीति रिवाज चल रहे थे, लोग अब
अपने धर्म में परिवर्तन करने लगेंगे। मतलब लोगों को रास्ता दिखाने वाला आ गया है, ठीक है, जिनका नाम गौतम बुद्ध है। इन्होंने लोगों को वो रास्ता दिखाया जो सच्चा था, अच्छा था। तो अब धीरे धीरे लोग परिवर्तन करने लगेंगे ना। अब वो अपने पुराने रिवाजों को छोड़कर, रीति रिवाजों को, रूल्स को छोड़ करके अब वो नए दिशा की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसको बताया गया है वेल के रूप में, ठीक है। और which stood the first sermon of the Buddha delivered at सारनाथ, जो कि बताया गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जहां पर सारनाथ पे दिया था। तो एक तरह से ये धर्म परिवर्तन ही, धर्म चक्र परिवर्तन ही तो है ना, ठीक है। चलिए, पॉपुलर ट्रेडिशन। अब हम पॉपुलर ट्रेडिशन मतलब ठीक है, ये सारी चीजें हमने जान ली। इसके अलावा हमें स्कल्पचर्स में कुछ ऐसे भी चीजें मिली हैं जो ये शो करते हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो बौद्धिज्म या जैनिज्म से कनेक्टेड नहीं थी। मतलब उसको ना बता करके वो किसी और की तरफ ही बता रही है, किसी और चीज के बारे में बता रही है ना। तो बौद्धिज्म के बारे में अभी हमने जितना भी पढ़ा, हमने बौद्धिज्म के बारे में बताया कि स्कल्पचर्स उनका ये बता रहा था, ये बता रहा था, स्टोरी के सीन थे, तो उसका मतलब ये था कि वो अडॉप्ट करके बौद्धिज्म को और इस तरह से पूरा राजपाट दे करके, तो ये सारा बौद्धिज्म से रिलेटेड था। लेकिन कुछ स्कल्पचर्स ऐसे मिले जो बौद्धिज्म से रिलेटेड नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल बताया गया है इसमें कि एक वुमेन होती है, अ ब्यूटीफुल वुमेन स्विंगिंग, तो झूला झूल रही है, और उसके झूला झूलने से अगर उनके पैर जो है वो किसी सूखे पेड़ को, किसी ड्राई जो ट्री होती है उसको टच कर देते हैं, उसके फीट, तो वो पेड़ हरा भरा हो जाता है, फ्रूट उस पर आने लगते हैं, फ्लावर्स ब्लूम करने लगते हैं। तो वो उसको एक ऑस्पिशियस सिंबल माना गया है, यानी कि शुभ संकेत के रूप में उनको बताया गया है, ठीक है, शुभ संकेत, ठीक है। तो एज द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री, according to the popular belief it was women those who touch cause the tree flower and bear the fruit। तो उनके टच होने से, पैर के टच होने से तो फ्लावर्स भी आने लगते हैं, फ्रूट भी आने लगते हैं, और इस तरीके से उसको एक ऑस्पिशियस सिंबल माना गया है। सो अनदर मोटिव इज दैट, एक और स्कल्पचर से हमें पता चला है कि एक विमेन है, ठीक है, एक विमेन है, फीमेल है, उनके दोनों तरफ ना एलिफेंट है, ठीक है, उनके दोनों तरफ एलिफेंट है, और वो एलिफेंट जो है वो पानी की बरसात कर रहे हैं इस तरीके से कि यहाँ पर एक विमेन को दिखाया गया है, विमेन बैठी हुई, दो तरफ में एलिफेंट है, और एलिफेंट की ट्रंक से ना उनके ऊपर पानी गिराया जा रहा है इस तरीके से। मतलब इनडायरेक्टली किसको बताया गया है, जो हम दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं ना, दो तरफ एलिफेंट होते हैं, उन पर धन की बरसात कर रहे होते हैं, या फिर उनके ऊपर पानी की बरसात कर रहे हैं। माना जाता है, ऐसा देखने से लगता है कि वो उनका राज्याभिषेक कर रहे हैं, है ना। तो seems to be sparkling the water on her as it performing the अभिषेक और the consecration। तो ऐसा लगता है, और उनके चारों तरफ लोटस भी थे, तो ये भी तो एक ऑस्पिशियस सिंबल हो गया ना, मतलब जो कि बौद्धिज्म से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये किसको बताया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टी बताया गया है, किसको, लक्ष्मी जी को, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। अब देखो, ये जो हमने ऑस्पिशियस सिंबल बताए, ये एक नए रिलीजन की तरफ जा रहा है ना, जो कि बौद्धिज्म जैनिज्म से रिलेट नहीं कर रही है, ठीक है। तो एक नए जो है वो नए नए रिलीजियस अब बनने लगेंगे। तो ये नए नए रिलीजियस कौन से होंगे, देखना। डेवलप था, तो सबसे पहले हम बौद्धिज्म की ही बात करते हैं कि बौद्धिज्म को भी दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, तो उसकी भी 2 ब्रांचेस बना दी जाएगी। तो एक होगी महायान, दूसरी होगी हीनयान, ठीक है। तो developed the Mahayan of the Buddhism। तो early Buddhist teaching had given a great importance self efforts in achieving the Nibbana। ये जो बुद्धिस्ट की सबसे पहले जो अर्ली टीचिंग्स थी, यानी कि जो गौतम बुद्ध जिस चीज पर फोकस किया करते थे कि तुम सेल्फ एफर्ट से उस चीज को भी पा सकते हो जो तुम सोच रहे हो पाना, ठीक है ना। तो तुम उस पर मेहनत करो, लगातार उसकी तरफ बढ़ते जाओ, मेहनत करोगे तो वो चीज आपके सेल्फ एफर्ट से वो चीज आपको मिल जाएगी। कहावत सुनी होगी ना, कौन सी, ओम शांति ओम की मूवी का एक डायलॉग है, कौन सा, कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो पूरी कायनात उसको आपको मिलाने में लग जाती है ना। तो अगर आपका भी सपना है बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का, तो आप उस पर लगे रहिए, डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिल जाएगी, राइट। चलिए, तो बिसाइड द बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज द ह्यूमन बींग हु अटेन द अलाइनमेंट और द निब्बान। तो ये अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग है, अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग, जो सबसे पहले जो गौतम बुद्ध ये बताया करते थे, तो उनका मानना ये था कि सेल्फ एफर्ट पर हमें फोकस करना चाहिए। इनके अलावा क्या बताया गया है, ठीक है, इनके अलावा क्या बताया गया है, बिसाइड द बुद्धा वॉज रिगार्डेड एज अ ह्यूमन बींग। कुछ लोग मानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे वो एक ह्यूमन बींग थे, एक इंसान थे, जिन्होंने अपने सेल्फ एफर्ट से अलाइनमेंट अटेन करी, सच की प्राप्ति करी। थे तो वो हमारी तरह इंसान ही ना, तो वो एक इंसान ही थे, बस उन्होंने सेल्फ एफर्ट से, अपने खुद की मेहनत से
उस ज्ञान की प्राप्ति करी। तो ऐसे ही बाकी तो हम लोग भी तो कर सकते हैं ना, इसीलिए वो कहते थे सेल्फ एफर्ट पर फोकस करो। नेक्स्ट कहता है दूसरे मानते थे कि नहीं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे। तो दे वर्शिप ऑफ द इमेजेस ऑफ द बुद्धा, तो वो उनको भगवान की मूर्ति की तरह जैसे बनाते हैं और उनको वर्शिप करते हैं ना, सेम वैसे गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनको वर्शिप करने लगे। तो ये ना दो ब्रांचेस बन जाएंगी, एक होगा महायान, दूसरा होगा हीनयान। ठीक है, तो हीनयान जो होगी वो ओल्ड ब्रांच होगी, हीनयाना, और दूसरी कौन सी होगी, महायाना। ठीक है, दूसरी कौन सी होगी, महायाना। ये क्या होगी, हीनयान जो होगी वो ओल्ड ब्रांच होगी। ठीक है, हीनयान ओल्ड ब्रांच होगी और महायान न्यू ब्रांच होगी। ठीक है, महायान न्यू ब्रांच होगी। ये महायान वाले कहेंगे इनको हीनयाना, यानी कि तुम्हारा जो सोच है वो थोड़ी सी हीन है, थोड़ी सी छोटी है, इसलिए मतलब ट्रिक बनाकर चलनी है, इसीलिए एक नया इसी में से कंसेप्ट निकलता है महायान का। और इस महायान को, हीनयान को क्या करेंगे देखना, महायान तो देखो एक ट्रिक बनाकर चलना है, ये एम है, ये एन है, ये एम है, दोनों पास पास में जो अल्फाबेटिकल लेटर है ना, तो बस वहां से समझ जाना, एक को समझ जाओगे दूसरा अपने आप आपको पता चल जाएगा। महायाना और हीनयान। महायान का लिटरल मीनिंग होता है द ग्रेट व्हीकल। ठीक है, मतलब हमारा जो सोच है वो बहुत ज्यादा अच्छी है कंपैरेटिव टू हीनयाना के, तो इसका मतलब ग्रेट व्हीकल हो गया, और हीनयान का मतलब होता है लेजर व्हीकल। ठीक है, लेजर व्हीकल का मतलब है छोटी सोच, यानी कि वो बड़ी सोच हो गई, ये छोटी सोच हो गई, वो ओल्ड ट्रेडिशन हो गया, ये न्यू ट्रेडिशन हो गया। ग्रोथ ऑफ द पौराणिक हिंदुइज्म। हिंदुइज्म इंक्लूड द, अब देखो मैंने अभी हमने क्या किया कि नए नए रिलीजियस जो है वो इमर्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे, रिलीजियस ट्रेडिशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी हमने ऑस्पिशियस सिंबल देखे, कुछ स्क्रिप्चर्स में हमें ये भी तो मिलता है ना कि एक वुमेन ऐसी थी जिसके टच करने से ही वो ट्री जो था वो हरा भरा हो जाता था, राइट। दूसरा हमने कहा कि एक लोटस पॉन्ड में लोटस ही लोटस हैं, तो उसमें एक फीमेल बैठी हुई है, दोनों तरफ एलिफेंट उनके जो है राज्याभिषेक कर रहे हैं पानी की बरसात करके। तो कुछ ऐसे भी थे जो अलग ही तरफ चल रहे थे, तो इस तरह के ट्रेडिशंस भी इमर्ज होंगे। तो उनमें देखा जाएगा कि शैविज्म और वैष्णोइज्म। शैविज्म में लोग भगवान शिव की पूजा करेंगे और वैष्णोइज्म में लोग भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। तो विष्णु के बहुत सारे अवतार होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इनकारनेशन होते हैं, तो लोग इनको भी वर्शिप करने लगेंगे। इनमें भी विष्णु भगवान को देखेंगे, लॉर्ड कृष्णा थे, लॉर्ड रामा थे, ठीक है, और बहुत सारे वराह थे, ठीक है, तो एनिमल की फॉर्म में बहुत सारे, देखो सारे ये विष्णु जी के अवतार हैं, इन्हीं को ही लोग भगवान मानकर इनकी पूजा करने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस में द अर्ली टेम्पल वाज अ स्मॉल। तो देखो ये जैनिज्म, बौद्धिज्म, ये सब हमने पढ़ लिए। अब टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जैसे स्तूपा बनेंगे ना, उनको वर्शिप किया जाएगा, उनको मेडिटेट किया जाएगा। ऐसे ही वैष्णोइज्म, सैविज्म की तरफ जब लोग बढ़ने लगेंगे तो टेम्पल्स यानी कि उनकी मूर्तियां बनाकर लोग उनको वर्शिप करने लगेंगे। मूर्तियां जहां रखी जाएंगी तो उसके लिए प्लेस बनाया जाएगा जिसको टेम्पल कहा जाएगा। तो जब पहले जो टेम्पल बनाए जाते थे ना, तो अर्ली टेम्पल वॉज अ स्मॉल स्क्वायर रूम, तो एक छोटा सा रूम होता था, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता था, गर्भगृह कहा जाता था, जहां पर भगवान की मूर्ति रखी जाती है। एक छोटा सा रूम होता था, आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये छोटा सा रूम होता था। इस छोटे से रूम में ही भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, ठीक है, और इस छोटे से रूम में एक ही गेट होता था एग्जिट और एंटर करने के लिए, ठीक है, जिसको क्या कहा जाएगा, जिसको गर्भगृह कहा जाएगा। ठीक है, ये गर्भगृह वो होगा जहां पर मूर्तियां रखी जाएंगी भगवान की, लोग वहां पर उनको वर्शिप करेंगे। एक ही डोर होता था एग्जिट एंटर करने के लिए। टॉल स्ट्रक्चर्स नोन एज द शिखर। अब इसके ऊपर ना, मंदिर के ऊपर ना, आप देखते हो ना चोटी बनी होती है, एक बहुत ही कॉनिकल शेप में, सबसे ऊपर का जो टॉप पोर्शन होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको शिखर बोलेंगे। वॉज बिल्ट द सेंट्रल श्राइन, जहां पर मूर्ति रखी जाती है, इसके ठीक ऊपर ना यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से आप देखते हो ना, ये टेम्पल में सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसको क्या कहा जाता है, इसको शिखर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। ठीक है, वॉज बिल्ट ओवर द सेंट्रल श्राइन। वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द अर्ली टेम्पल वॉज सम दीज। सबसे इसका यूनिक फीचर बताया जाता है कि पूरे के पूरे किसको, पूरे के पूरे ये रॉक को काट करके और पूरा टेम्पल बनाया गया था। तो दी बेस्ट फीचर ये होगा इसका कि कहीं पर कोई भी ज्वाइंट नहीं था, जो अर्ली टेम्पल्स बनाए गए थे। तो इतनी लोगों के अंदर ना इतनी समझ थी मेजन्स वगैरह के अंदर कि पूरी की पूरी रॉक को काट करके वो टेम्पल्स बनाए गए थे। अब आपको ऐसे दो टेम्पल्स बनाने हैं जो कि पूरी की पूरी रॉक को, चट्टान को काट करके उसके टेम्पल की फॉर्म दी गई है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। द ट्रेडिशन ऑफ द बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव वाज ओल्ड वन। सम ऑफ द अर्लीस्ट दीज वर द कंस्ट्रक्शंस द 3rd सेंचुरी। कुछ इसमें से 3rd सेंचुरी में बनाए गए थे, जो कि
अशोका ने बनवाए थे, ठीक है, रिनन्स हु बिलोंग टू द आजीविक सेट, जो उन्होंने क्या किया था, आजीविका को अपना चुके थे। मतलब जब सम्राट अशोक ने जब कलिंग बैटल के बाद में बौद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, तो बौद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने बहुत काम किए थे, है ना, और कुछ टेम्पल्स वगैरह भी बनवाए थे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या, थिंकर्स, बिलीव्स और ट्रेडिशन को पूरा का पूरा देख लिया है कि थिंकर्स आएंगे, थिंकर्स के बारे में पढ़ा हमने, फिर उसके बाद में बिलीफ होंगे, लोग इन पर विश्वास करने लगेंगे, किन किन लोगों पर विश्वास करेंगे तो वो बिलीफ हो जाएगा, प्रैक्टिस उसी की तरफ से क्या किया जाएगा, प्रैक्टिसेस की जाएंगी, जैसे जैसे वो बताएंगे तो वो उन्हीं को फॉलो करेंगे। फिर उनको वर्शिप करने के लिए, उनको मेडिटेट करने के लिए बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, बिल्डिंग्स इन द सेंस उनको वर्शिप करने के लिए प्लेस बनाए जाएंगे, तो स्तूपास होंगे, टेम्पल्स होंगे, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना है कि आज आपको सेशन कैसा लगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा जो आपको होमवर्क दिया है। ज़्यादा ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना है और लाइक करना है। चैनल को अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो के साथ हम बने रहिएगा ह्यूमैनिटीज़ 24/7 के साथ। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।